वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान कंप्यूटर टीचर क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीबीएमएस। ओके, तो सबसे पहले डीबीएम स्टार्ट करने से पहले हम डीबीएमएस के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो सिलेबस पे डिस्कशन हम किस टाइप से करेंगे। देखो सिलेबस पे डिस्कशन हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले जो ऑफिशियली सिलेबस जो रिलीज हुआ है, जो हमारे कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस जो रिलीज हुआ है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या मतलब कवर किया गया है। उसके बाद मेरे द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसको डिटेल से देखेंगे और उसमें हम वो सारे टॉपिक देखेंगे जिन टॉपिक को हमें कवर करना है। ठीक है, मतलब जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें हमें ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि डीबीएमएस तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है, डीबीएमएस तो बहुत लेंथी है, तो हमें उसमें से क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो अभी हम जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये टॉपिक में से ये पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियली सिलेबस के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस का जो ऑफिशियली सिलेबस है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑफिशियली सिलेबस है उसमें पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ओवरव्यू ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्या दिया गया है, ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सेकंड इसमें दिया गया है आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारा 2 टायर और 3 टायर जो आर्किटेक्चर होता है और जो 3 लेवल जो स्कीमा होती है जिसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, वो चीज़ इसमें हम कवर, वो चीज़ हमारी इसमें कवर होती है। ओके, अच्छा, थर्ड इसमें दिया गया आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो जो हम डेटाबेस पढ़ते हैं ना, जो रियल लाइफ में जो टेबल्स की फॉर्म में जो डेटाबेस पढ़ते हैं वो आरडीबीएमएस है, वो रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आरडीबीएमएस के बारे में बताया। फिर है डेटाबेस का डिजाइन, डेटाबेस का डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे ईआर मॉडल की बात करेंगे। ओके, उसके बाद में दिया गया है मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या एसक्यूएल ऑपरेशन आ जाएंगे हमारे। ओके, और फिर नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो नो एसक्यूएल एक डेटाबेस है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा हमें दिया गया सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस। अच्छा, जो हमारे डेटाबेस जो अवेलेबल है उसमें से हमें प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेटाबेस हमारा सेलेक्ट करना है और कौन सा डेटाबेस हमारा सही रहेगा, ये चीज़ दी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है इसमें हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, इसमें हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या टॉपिक हमें मिस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे को क्या दिया गया है, एक बहुत छोटा सा सिलेबस दिया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, जो मैंने जो आपका सिलेबस डिजाइन किया है, वो सिलेबस आपका प्योरली डिपेंड है, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए मैंने ये सिलेबस डिजाइन किया है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर किए हैं, मेरे सिलेबस मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं जो आपको स्टडी करने हैं डीबीएमएस के। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस का सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिटेल सिलेबस, फुल सिलेबस है यहाँ पे। ठीक है, डिटेल सिलेबस मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। देखो डेटाबेस से पहले हमारा क्या फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट होता था, फाइल सिस्टम चलता था। ठीक है, फाइल सिस्टम मतलब जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, वो हमारा चलता था। तो देखो फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले तो फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फाइल सिस्टम का, फाइल सिस्टम के एडवांटेज पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम को कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, डेटाबेस के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे जो हम फाइल सिस्टम को डेटाबेस के साथ जो कंपैरिजन करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या प्रॉब्लम थी जिससे कि हमें क्या डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो यहाँ पे हम फाइल सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि फाइल सिस्टम के अंदर जो फाइल जो स्टोर होती है उसके अंदर हम कंकरेंट यूजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आईओ कॉस्ट भी उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो हम ये सारी चीज़ हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम में और डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंट है। ठीक है, और फाइल सिस्टम में क्या क्या कमियां थी जिससे कि डेटाबेस सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया और डेटाबेस सिस्टम ने जो फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉर्ट आउट किया। तो ये सारी चीज़ हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन। देखो 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ डेटाबेस का आर्किटेक्चर।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डेटाबेस का 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल और हमारा एक्चुअल डेटाबेस। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू, उसके बाद कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल और एक्चुअल डेटाबेस। तो उसका हम आर्किटेक्चर का डायग्राम पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर के डायग्राम में हम देखेंगे कि ये 3 लेवल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हमारा जो फिजिकल लेवल है वो कंसेप्चुअल लेवल से कैसे डिफरेंस है, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल है वो एक्सटर्नल लेवल से कैसे डिफरेंट है। मतलब हमें पूरा एक कंप्लीट हमारे डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसमें डेटाबेस का कंप्लीट आर्किटेक्चर कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा, देखो सबसे पहले क्या होता है, बिट्स होता है। बिट्स मतलब करेक्टर। तो जो डेटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको कहते हैं हम बिट्स, मतलब सिंगल करेक्टर। ठीक है, सिंगल करेक्टर। अच्छा, करेक्टर के सिंगल करेक्टर के सेट से मिलके क्या बनती है हमारी, फील्ड्स बनती है। ठीक है, करेक्टर के सेट से मिलके क्या बनती है हमारी, फील्ड्स बनती है। अच्छा, फील्ड्स के सेट से मिलके क्या बनते हैं हमारे, रिकॉर्ड बनते हैं। और रिकॉर्ड के सेट से मिलके क्या बनते हैं, फाइल्स बनती है। और फाइल के सेट से मिलके क्या बनता है हमारा, डेटाबेस बनता है। तो हमें इन सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बिट्स यहाँ पे फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और डेटाबेस, ये सारे डेटा के रिप्रेजेंटेशन की हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे, कौन सा, किससे मिलके क्या बनता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। देखो ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपके बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं आपके। ओके, उसके बाद हम देखेंगे गोल्स ऑफ डीबीएमएस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि डीबीएमएस का क्या क्या गोल है। ठीक है, गोल का मतलब हम डीबीएमएस के थ्रू क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, फाइल सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट डीबीएमएस ने किया, तो डीबीएमएस से हमने जो फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के बाद क्या क्या अचीव किया। ठीक है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे गोल्स में। उसके बाद देखेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस का एडवांटेज क्या है, डीबीएमएस को यूज करने से क्या क्या फायदा होता है। जैसे लाइक एज ए बैंकिंग सेक्टर में डीबीएमएस यूज होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, डेटा कितना फास्ट एक्सेस हो जाता है, करोड़ों अकाउंट होते हैं, करोड़ों अकाउंट में भी डेटा बहुत फास्ट एक्सेस हो जाता है। इसी टाइप से रेलवे का जो डेटाबेस है उसमें देखो, आप जब ट्रेन वगैरह सर्च करते हो तो कितनी फास्टली सर्च होती है, जबकि वहाँ पे भी करोड़ों करोड़ों मतलब जो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे यूजर एक साथ ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तब भी वो प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से हमारा काम करता है डेटाबेस। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का क्या क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डेटाबेस का एडवांटेज क्या क्या होता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। देखो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। अच्छा, डीबीएमएस की एप्लीकेशन क्या होती है, देखो डीबीएमएस की एप्लीकेशन सपोज करो हमारे बैंकिंग सेक्टर में होती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर में होती है। इसी टाइप से हमारे हेल्थ सेक्टर में होती है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे किस में होती है, एजुकेशन सेक्टर में होती है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो डीबीएमएस की डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो डीबीएमएस की एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे हम, कि डीबीएमएस की नीड कहाँ कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में जो करोड़ों अकाउंट हैं, करोड़ों अकाउंट को जो मैनेज करते हैं वो कहाँ पे, किसके थ्रू करते हैं, वो डेटाबेस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, डीबीएमएस के थ्रू ही करते हैं उसको मैनेजमेंट पूरा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसी टाइप से हेल्थ सेक्टर हो गया, इसी टाइप से हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर हो गया। तो हमारा जो भी एयरलाइन वगैरह होती है, हमारा रेलवे सिस्टम होता है हमारा, ये सारी क्या करती है, ये सारे हमारे डेटाबेस को यूज करती है। ओके, तो हम डेटाबेस की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। देखो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को क्लासिफिकेशन किस किस टाइप से किया जाता है, देखो तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन यूजर। यूजर के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया डेटाबेस को, कौन कौन से डेटाबेस होते हैं हमारे, सिंगल यूजर डेटाबेस और कौन सा होता है हमारा, मल्टी यूजर डेटाबेस। तो सिंगल यूजर डेटाबेस सिस्टम और मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम, तो इसका मतलब ये सिंगल यूजर में मतलब एक यूजर ही डेटाबेस पे काम कर सकता है। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ डेटाबेस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा होता है बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बेस पे हम डेटाबेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस और जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। मतलब क्या होता है, एक हमारा जो क्लाइंट होता है वो एक सेंटर, मतलब कहीं भी एंड लोकेशन में हम क्या करते हैं, हमारा डेटाबेस स्थापित कर देते हैं। ठीक है, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, उसको हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो सारे क्लाइंट्स उस सेंट्रलाइज डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिनेरियो होता है क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिनेरियो होता है। जैसे क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। इसी टाइप से क्या होता है, सेंट्रलाइज जो डेटाबेस होता है उसके अंदर जो क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस
सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेटाबेस क्रिएट वगैरह जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर बेस पे क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज और क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। देखो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है वो क्या क्या होता है कि हम जो डेटाबेस होता है उसको एक लोकेशन पे स्थापित ना करके उसको डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में स्थापित कर देते हैं। मतलब डेटाबेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो देखो डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करने से बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि किसी कारणवश किसी पर्टिकुलर लोकेशन का डेटाबेस अगर फेल भी हो जाता है तो हमारे जो यूजर होते हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, उन पे कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो दूसरे डेटाबेस जो अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जो स्थापित कर रखे हैं वहां से डेटा रिट्राइव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो फॉल्ट टॉलरेंस बचा, डेटाबेस का जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है उससे हम बचते हैं, ओके। अच्छा, जो सेकंड इसका डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे बड़ा बेनिफिट हुई है कि अगर किसी कारणवश किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कोई डेटाबेस है और वो किसी कारणवश सपोज करो वो पूरा नष्ट हो गया, ठीक है। अब वो नष्ट हो गया तो क्या होगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा था, तो इंपॉर्टेंट जो डेटा था उस डेटा क्या करते हैं हम एक साथ बहुत सारी लोकेशन पर रखते हैं, मतलब बहुत सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन रखते हैं। तो वो जो सेम डेटा है वो डेटा हमारे दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन से हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो हम यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर बेस पे, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो आता है हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑन डेटा मॉडल के बेस पे डेटाबेस को कैसे डिजाइन किया गया है। देखो कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, तो यहाँ पे डेटा मॉडल के बेस पे हमने डेटाबेस को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन सा, हिरार्किकल डेटा मॉडल, हिरार्किकल डेटा मॉडल या फिर हम कह सकते हैं हिरार्किकल डेटाबेस, ठीक है। हिरार्किकल डेटाबेस में क्या होता है, क्लास होती है, मतलब क्या होता है एक अपर क्लास होती है, उसके बाद क्या होती है उसकी लोअर क्लास होती है, उसके बाद क्या होती है उसकी लोअर क्लास होती है। इस टाइप से डेटाबेस को हिरार्किकल में डिजाइन किया जाता है, ओके, हिरार्किकल डेटाबेस में। अच्छा, यहाँ पे देखो जो हिरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, इनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है, जो आरडीबीएमएस है, उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आरडीबीएमएस तो हम पढ़ते ही हैं। जो हमारा जो डेटाबेस होता है वो एक्चुअली आरडीबीएमएस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, जिसके अंदर हम टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आरडीबीएमएस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। बाकी जो हमारा हिरार्किकल डेटा मॉडल है, उसके बाद हमारा नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल है। तो नेटवर्क बेस में क्या होता है, अलग अलग जैसे इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे यूजर्स होते हैं और इस टाइप से क्या होता है डेटाबेस को एक दूसरे डेटाबेस को ये एक्सेस करते हैं, ठीक है। इस टाइप से नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस देता है। तो हमारा जो नेटवर्क डेटाबेस है, हिरार्किकल डेटाबेस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, इनको क्या क्या करते हैं हम, इनको जस्ट हमें स्टडी करना है, ठीक है। जस्ट हमें बेसिक नॉलेज लेनी है कि इनमें डेटा किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इनमें डेटा किस टाइप से हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका आर्किटेक्चर कैसे कैसे होता है, बस हमें जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है इनकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक थर्ड जो हमारा ये जो देखो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस होता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट बेस का हमारा डेटाबेस होता है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमें बेसिक नॉलेज गेन करनी है यहाँ से, हमें इसमें डेप्थ पे नहीं जाना। तो हमें हिरार्किकल, नेटवर्क और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक नॉलेज गेन करनी है। और जो हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है जिसको हम कहते हैं आरडीबीएमएस, क्या कहते हैं, आरडीबीएमएस। जो आरडीबीएमएस है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे हम कंप्लीट मतलब जो हमारा डेटाबेस है, जो रियल लाइफ में हमारा डेटाबेस जो इंप्लीमेंट होता है उसको हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे हमारा एमएस एक्सेस हो गया, हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, ये सारे डेटाबेस क्या रिलेशनल डेटाबेस हैं, ठीक है, आरडीबीएमएस डेटाबेस को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। डेटाबेस में टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है, टेबल्स की फील्ड्स क्या होती है, टेबल्स के एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, मतलब हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है। जो हम ईआर मॉडल वगैरह पढ़ते हैं वो सारा रिलेशनल डेटाबेस के बेस पे पढ़ते हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करनी है, ओके। उसके बाद हमारा स्टार्ट आता है डेटाबेस, ये ईआर मॉडल, इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो देखो डेटाबेस का जो डिजाइन पार्ट है, जो हमारे सिलेबस में गिवन था डेटाबेस डिजाइन, तो डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं ईआर मॉडल के थ्रू। देखो ईआर, यहाँ पे ईआर मॉडल का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब है कि हम डेटाबेस को तैयार मतलब डेटाबेस को मतलब सॉफ्टवेयर में डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं।
ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, हम कॉपी पेन पे डेटाबेस बनाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ईआर मॉडल, ईआर मॉडल क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जो हेल्प करता है डेटाबेस को डिजाइन करने में, डेटाबेस को थ्योरेटिकल डिजाइन करने में। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस थ्योरेटिकल डिजाइन होता है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, डेटाबेस को प्रैक्टिकल डिजाइन करते हैं। ओके, तो अच्छा थ्योरेटिकल डिजाइन क्यों करते हैं, थ्योरेटिकल डिजाइन करने के बाद हमारा जो डेटाबेस में एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जो होने वाली चीज़ है वो हमें पहले ही पता लग जाती है। इससे क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो ईआर मॉडल है, ईआर मॉडल में क्या होता है बेसिकली, एंटिटी और जैसे एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी क्या, हमारा रेक्टेंगल होता है, इस टाइप से जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप होते हैं हमारे। ओके, तो ये हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है कि जैसे एट्रीब्यूट कौन किस किस टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एंटिटी, एंटिटी के टाइप कौन कौन से होते हैं, एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करनी है ईआर मॉडल की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो एक चीज़ ध्यान रखना, ईआर मॉडल का जो डायग्राम है ना, और जितने भी सिंबल होते हैं वो सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सारे सिंबल हमें याद करने हैं कि एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल है। इस टाइप से हमारे जितने भी सिंबल यूज होते हैं वो सारे सिंबल याद होने चाहिए। वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, की एट्रीब्यूट को, जैसे वो की एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, यहाँ से आपके बेसिक इंस्ट्रक्टर में चांस होता है, मतलब यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्टर में आपके कन्फर्म 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ईआर मॉडल से। ओके, तो हमें ईआर मॉडल की डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में हम क्या पढ़े, मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। देखो मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो हमारी एंटिटीज होती है उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जो हमारी दो एंटिटीज होती है उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि 1 to 1 एंटिटी रिलेशनशिप होगा तो उसमें डेटा कैसे आता है। ठीक है, उसमें की कौन कौन सी होती है, क्या उसमें कितनी टेबल बनती है। 1 to मैनी में, जो 1 to मैनी एंटिटी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, की कौन कौन सी बनेगी, हमारा डेटाबेस मतलब कौन सी टेबल में मर्ज हो सकती है। ठीक है, मिनिमम टेबल कितनी बनेगी। और मैनी टू मैनी में वो सेम ही, कीज कौन सी रहेगी, मिनिमम टेबल कितनी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। ओके, जिसमें 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी, ये तीन चीज़ पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कीज। देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज के ऊपर हमारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज की क्या होती है। देखो सबसे पहले हम पता होना चाहिए डेटाबेस की क्या होती है। तो हम जर्नल पढ़ेंगे कि डेटाबेस में की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की क्या होती है, हमारा मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है यूज टू डिफरेंशिएट रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंडिडेट की के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोई टेबल है तो उस टेबल में कौन कौन सी कैंडिडेट की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है, टेबल मतलब रिलेशन, रिलेशन में कैंडिडेट की हम कैसे निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए कैंडिडेट की कैसे निकाली जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सुपर की। ठीक है, सुपर की क्या होती है। ठीक है, अच्छा कोई भी रिलेशन है उसके अंदर कितनी सुपर की होगी, अगर आपको कैंडिडेट की गिवन है तो आपको सुपर की निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट की के बेस पे हम सुपर की निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी की। ओके, देखो प्राइमरी की क्या होती है, वन ऑफ द कैंडिडेट की, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइमरी की हुज एट मिनिमम एट्रीब्यूट प्लस उसके साथ क्या होता है यूनिक और नॉट नल। यूनिक और नॉट नल के दो जो हमारे कंस्टेंट हैं वो फॉलो होने चाहिए, वो हमारी क्या बन जाती है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की कहाँ से होती है, कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की बनती है। ठीक है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन की। तो यहाँ पे देखो फॉरेन की में क्या होता है, फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के काम आती है। ठीक है, मतलब दो टेबल को ज्वाइन करके रिलेशनशिप बनाने के काम आती है हमारी फॉरेन की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉरेन की का, तो यहाँ पे हम फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे कि जब हम रिलेशनशिप बना देते हैं टेबल्स के बीच में, जब हम रिलेशनशिप बना देते हैं तो रिलेशनशिप बनाने के बाद में जब हम टेबल्स में कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे हम सपोज करो यहाँ पे हमारी जो, जैसे एक तो हमारी रेफरेंस टेबल होगी, एक हमारी रेफरेंसिंग टेबल होगी। कैसे, जैसे सपोज करो एक टेबल है जिसके अंदर क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, इसी टाइप से हमारी दूसरी टेबल होगी जिसके अंदर क्या है, फॉरेन की है। तो यहाँ पे ये टेबल क्या करेंगी, एक दूसरे में रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप होने के बाद क्या होगा कि अगर मैं इस टेबल में, ये रेफरेंस टेबल है,
ये रेफरेंसिंग टेबल है। अगर मैं रेफरेंस टेबल में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सी है, रेफरेंस टेबल है, और ये कौन सी है, रेफरेंसिंग टेबल है, रेफरेंसिंग टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं रेफरेंस टेबल में कुछ इंसर्ट करता हूँ, अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो मेरे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे रेफरेंसिंग टेबल में कुछ अपडेट करने पर, इंसर्ट करने पर, डिलीट करने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वो पढ़ेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के। जब प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू जब रिलेशन बनता है टेबल में, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये चीज़ भी हम पढ़नी होगी हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। देखो, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे कीज एट्रीब्यूट होते हैं, जो कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं उनको प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है, और जो कैंडिडेट की में नहीं यूज होते हैं उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। देखो, अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हमारी जो टेबल्स होती है, जो हमारी टेबल्स होती है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितनी टेबल बनानी है, ठीक है, तो ये हमें पता लगता है नॉर्मलाइजेशन में। जैसे सबसे पहले सपोज करो हमने एक कोई टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसमें अपडेट करने पर कौन सी एनामलीज जनरेट होती हैं, डिलीट करने पर कौन सी एनामलीज जनरेट होती है, इंसर्ट करने पर कौन सी एनामलीज जनरेट होती है। मतलब अगर हम 2 या 3 टेबल के कॉम्बिनेशन से अगर कोई सिंगल टेबल बना देते हैं, तो हमारे सामने क्या होती है, हमारे सामने एनामलीज की प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं तो मुझे क्या होगा, डमी डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। उसमें कुछ डेटा डिलीट करते हैं तो फोर्सफुली अदर डेटा भी डिलीट होता है। उसमें कुछ डेटा अपडेट करते हैं तो फोर्सफुली अदर डेटा अपडेट होता है। तो जैसे टेबल तो बननी चाहिए 3, और सपोज कर हमने टेबल बना दी एक ही, तो 3 टेबल की अगर हमने एक टेबल बना दी तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं अपडेट एनामलीज, इंसर्ट एनामलीज और डिलीट एनामलीज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई फंक्शन डिपेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन डिपेंडेंसी। अच्छा, फंक्शन डिपेंडेंसी के थ्रू हम कैंडिडेट की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन डिपेंडेंसी के थ्रू कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फंक्शन डिपेंडेंसी के थ्रू सुपर की कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई इसका, है ना, फंक्शन डिपेंडेंसी हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नॉर्मल फॉर्म। इंपॉर्टेंट है भाई नॉर्मल फॉर्म, हमें नॉर्मल फॉर्म में ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाना, लेकिन हमें नॉर्मल फॉर्म की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, और बायस कोड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, BCNF बायस कोड नॉर्मल फॉर्म, चारों नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है हमारा, कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है हमारा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बायस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है कि हमारा जो एवरी जो ड्राइव्ड, जैसे फंक्शन डिपेंडेंसी में सपोज करो ए फंक्शन डिपेंड कर रहा है बी पे, तो यहाँ पे ए क्या होना चाहिए हमारा, सुपर की होना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से जो जो भी ड्राइव करेंगे, जैसे सी ड्राइव कर रहा है किसको, डी को, तो यहाँ पे सी क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें चारों नॉर्मल फॉर्म के बारे में स्टडी करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। देखो इंपॉर्टेंट है SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का से पुट होंगे, ठीक है। SQL से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, SQL में हमें क्या पढ़ने हैं, SQL में हमें ऑपरेशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन था DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को अल्टर करते हैं, ठीक है, और टेबल को ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 ऑपरेशन होते हैं, टेबल क्रिएट का, टेबल क्रिएशन, टेबल अल्टर और टेबल ड्रॉप का। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं DML। DML होता है मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो DML क्या होता है हमारा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML में पढ़ेंगे यहाँ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट, अपडेट और क्या पढ़ेंगे, डिलीट पढ़ेंगे। यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन। तो DML के थ्रू हम ये ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी होती है ट्रांजैक्शन, सॉरी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे उसके बाद हमारी आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे ग्रांट और रिवोक। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ग्रांट और रिवोक, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक से, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अच्छा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे,
कमिट पढ़ेंगे, कमिट के बारे में पता लगाएंगे कमिट क्या होता है। उसके बाद रोल बैक और सेव पॉइंट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ये 3 चीज देखेंगे, कमिट ऑपरेशन, रोल बैक ऑपरेशन और सेव पॉइंट। इसके अलावा हमारा क्या बच गया, एक सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट, ये होता है ना सेलेक्ट ऑपरेशन, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटा को फैच करते हैं, डेटा को रिट्राइव करते हैं। तो ये हमारे डेटा क्यूरी लैंग्वेज का पार्ट होता है, इसको हम डेटा क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत लेके आते हैं, डेटा क्यूरी लैंग्वेज जिसमें सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम डेटा को रिट्राइव करते हैं, जैसे हमारी जो टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है उसको रिट्राइव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन यूज होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यूज होती है, उस कंडीशन बेस पे हमारा डेटा क्या होता है, डेटा फैच होता है, डेटा रिट्राइव होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसक्यूएल ज्वाइन। देखो यहाँ ज्वाइन ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो ज्वाइन में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट मैकेनिज्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैकेनिज्म मतलब क्रॉस, मतलब पी क्रॉस क्यू, मतलब किसी टेबल को इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट से ज्वाइन करना। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनर ज्वाइन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। और उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है बेसिक नॉलेज ऑफ PL/SQL, ठीक है। PL/SQL जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज लेनी है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। तो ये था आपका डेटाबेस का सिलेबस, ये था आपका DBMS का सिलेबस। अच्छा, अब आगे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो चैनल जो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर टीचर क्लासेज का जो चैनल है, इस चैनल पे अब मैं एक एक वीडियो अपलोड करूँगा, डेटाबेस की वीडियो अपलोड करूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो अपलोड करूँगा, और आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। और देखो यहाँ पे जो आपको स्टडी करवाई जाएगी वो बहुत इजी तरीके से, आपको हर एक चीज़ को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने पूरे जो डेटाबेस का जो सिलेबस है, इसको मैंने जिस टाइप से मैंने डिज़ाइन किया, एक ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है इस मैंने सिलेबस को, जहाँ पे मैंने एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया, सारे पॉइंट को कवर किया है, ठीक है। इस सारे पॉइंट से आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या स्टडी करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें स्टडी क्या नहीं करनी, मतलब हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो आपको यहाँ ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि डेटाबेस का सिलेबस तो बहुत लेंथी है। तो उस सिलेबस को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें क्या क्या पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो ऑफिशियली जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने सिलेबस डिजाइन किया है आप इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ओके, और मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो प्लीज़ गाइस मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि जो मैंने सिलेबस जो एक्सप्लेन किया है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलेबस है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा PDF फाइल में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको PDF फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका डेटाबेस का रहेगा कंप्लीट सिलेबस। ओके, थैंक यू सो मच।